हाय एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पूरा सेशन हमारा 2024 यूपी पीसीएस के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। तो इसी संदर्भ में आज हमारा ये टेस्ट नंबर 3 है, जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे 4 शब्द दिए नीचे। पहला है समाजवादी, दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीसरा लोकतंत्रात्मक, चौथा पंथ निरपेक्ष। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है यानी 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 3 1 4 2, ऑप्शन सी है 2 4 1 3, ऑप्शन डी है 3 4 1 2। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 1 4 3, यानी 2 यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अंत में लोकतंत्रात्मक। तो आइए हम कुछ प्रस्तावना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तावना से तात्पर्य ये है कि संविधान की भूमिका से, जिसमें संविधान के उद्देश्यों संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों, शासन प्रणाली का स्वरूप तथा लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। मतलब जो प्रस्तावना उसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों तथा जो शासन प्रणाली का स्वरूप है जो और संविधान की जो लागू होने की तिथि है, उसका प्रस्तावना में उल्लेख किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के साथ निम्नलिखित में से किस विश्लेषणों का प्रयोग किया गया है। नीचे दिया हुआ है कि सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है राजनीतिक। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें सही आंसर क्या है। तो इसमें हमारा सही आंसर बी है, केवल 1 2 और 4, यानी इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक को प्रस्तावना में न्याय के साथ सम्मिलित किया गया है। तो यानी कि सामाजिक यानी जाति, वर्ण, अस्पृश्यता में भेदभाव को समाप्त करना, जिसमें जाति, वर्ण तथा अस्पृश्यता में जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना। आर्थिक का है कि समान रूप से उत्पादन तथा वितरण के साधनों का न्याय संगत वितरण तथा राजनीतिक का कि राजनीतिक न्याय यानी सभी नागरिकों को सम्मान मिले, जो किसी भी राजनीतिक दफ्तर में जाना चाहें तो उन्हें वो वहाँ आसानी से प्रवेश मिल सके तथा वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सके। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है, पहला है कि एक संप्रभु देश, दूसरा है एक पूंजीवादी देश, तीसरा है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश, चौथा है एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 4, ऑप्शन डी है केवल 1 2 और 3। इन चारों ऑप्शन में आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें हमारा प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, देखिए हम ऊपर देखते हैं कि भारत हमारे प्रस्तावना में एक संप्रभु देश है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है तथा एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो इस हिसाब से
हमारा ऑप्शन, इन तीनों कथन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या? ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा है कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल किया गया था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, ऑप्शन बी न तो एक न ही 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, तथा प्रस्तावना, जो हमारा प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। ठीक। और जो प्रस्तावना को सर्वप्रथम, इसमें क्या है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल किया गया था, तो ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नहीं शामिल किया गया था, ये सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। कहाँ? अमेरिका के। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर इसमें है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी केवल पहला कथन सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सूची द्वितीय प्रांतीय संविधान प्रस्तावना के संबंध में उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें सही कौन सा है। तो आइए हम इसको पहले सुमेलित करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें है के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा था। तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि ये एक राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली। अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था ये संविधान की कुंजी है। क्या है? संविधान की कुंजी। तथा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। और N.A. पालकीवाला ने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि कोई देश किसी भी विदेशी आंतरिक शक्ति से के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। तो नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 1 तथा 2 दोनों सही, यानी संप्रभुता शब्द का अर्थ कि कोई देश किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, तथा दूसरा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। ये दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा कथन है कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। नीचे दिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल 1, यानी भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। यहाँ कौन सा नहीं, यहाँ कितने होगा, कितने, तो ये तो पहला है कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, ये केवल 1 कथन सही है। यहाँ पे होगा कि जो यहाँ पहले कथन में दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। यहाँ 44वें संशोधन में नहीं बल्कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया था सन 1976 में। कब? सन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि संविधान के और जोड़ा गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सम्मिलित था। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन इसका कोई धर्म नहीं है। नीचे दिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन बी है केवल एक सही है। ऑप्शन सी है कि केवल दो सही है। ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि केवल दो सही है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन इसका कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान जानने का प्रयास करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में। कब? 42वें संशोधन में 1976 में ये जोड़ा गया और तथा संविधान के भाग 3 में। कब? कहाँ? भाग 3, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता, किसकी? धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा कथन है कि सरकार के जिम्मेदारी प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल दो सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कथन सत्य है। तथा दूसरा है कि सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं, ये कथन भी सत्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि संविधान की स्थापना एक ऐसे सरकार के रूप में होती है जिसमें चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके संबंध में अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है। अब्राहम लिंकन जी का कथन है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए कह रहा है कि भारत एक गणराज्य है। कथन आर है, कारण आर है कि भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नीचे है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन सी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है तथा ऑप्शन डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इन चारों में कौन सा आंसर ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को 5 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। दूसरा है कि आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन डी है केवल दो सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा सही है। तो इसमें सही आंसर है केवल दो, यानी आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति समान वितरण से है। तो ये जो न्याय के 5
क्या लिखा है कि न्याय शब्द को 5 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया, 5 नहीं 3 किया गया है, जिसमें हमारा आ जाएगा, पहला है आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा राजनैतिक। ये 3 शब्दों को अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। नीचे दिया है कि समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा लोकतांत्रिक। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है कि 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है डी। क्या? डी, केवल 1, 2 और 3, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को 42वें संशोधन 1976 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में जोड़ा गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस संवैधानिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था? पहला है बेरूबारी संघ मामला 1960, दूसरा है केशवानंद भारती मामला 1973। और नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला कूट है कि केवल 2, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है केवल 1। आप चारों में से आंसर, कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन, आप आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इसमें सही है केवल 2, यानी केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। क्या? प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। तो आइए केशवानंद भारती केस के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सरकार ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और जो केशवानंद भारती ये मामला था, ये केशवानंद भारती तथा केरल राज्य के बीच का मामला था। एक भूमि विवाद के संबंध में ये मामला था। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह उल्लेख करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें उस तिथि का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें आंसर सही है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। यानी यह जो प्रस्तावना यह उल्लेखित करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, तथा दूसरा कि ये उस तिथि का उल्लेख करती है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है सोवियत संघ यानी रूस, चौथा है फ्रांस। तो आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है, सोवियत संघ। सोवियत संघ द्वारा न्याय का आदर्श लिया गया। न्याय के आदर्श में 3 शब्द को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे 4 कूट दिए हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 3 1 4 तथा 2 1 3 4। तो इसमें पहले आइए हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। कब? 1 नवंबर 2000। तथा उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में। तथा तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कि 1 2 3 4, यानी पहले 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, फिर 15 नवंबर 2000 झारखंड, फिर अंतिम में 29वां राज्य जुड़ा था तेलंगाना 28 राज्य में तो उसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कारण आर कह रहा है कि भारतीय संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। नीचे दिया हुआ कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन सी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारतीय वाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि इस वाद में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई थी। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ये पहला ऑप्शन है कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 सही है। ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है कि 1 और 2 दोनों सही है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि इस वाद में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों सही है। और केशवानंद भारती केस में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना सम्मिलित है। पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता में, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। तीसरा है गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार में। तीसरा है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नीचे 4 कूट दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 2 3 और 4। ऑप्शन सी है 1 2 3 और 4। ऑप्शन डी है 1 3 और 4। तो आप इन चारों को में सही आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 और 4, यानी संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार तथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। ठीक, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध वाद मूल संरचना में शामिल तत्व, यानी जो प्रसिद्ध विवाद हुए या केस हुए उसमें कौन से तत्व शामिल किए गए, ये युग्म सुमेलित करने वाले प्रश्न है। तो पहला है कि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 मौलिक अधिकारों और निर्देशित सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन। दूसरा है कि
भीम सिंह जी मामला 1981, कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय। तीसरा है इंदिरा साहनी केस 1992, कानून का शासन। नीचे दिया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है कि इसमें केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है कि 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित किए हुए यानी प्रसिद्धवाद और मूल संरचना में जो शामिल तत्व हैं वो तीनों सही हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। तो आप ये पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो आप लोग सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 13 न्यायाधीश संवैधानिक यानी न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इसमें ये ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था और ये मामला हुआ था केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। और पहला दिया है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है संसदीय प्रणाली, तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चौथा है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। नीचे हमारे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो आप इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, यानी उच्चतम न्यायालय में के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में ये चारों यानी संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा संसदीय प्रणाली, तीसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चौथा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, ये चारों सम्मिलित हैं मूल संरचना में संविधान के। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि भारतीय संसद ने 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया था। कारण आर है कि गोलकनाथ मामले में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला ऑप्शन ए है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा ऑप्शन बी अरोड़ा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति के एएस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। तो इसमें आप चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है उसका आंसर करने का प्रयास करिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो आइए हम थोड़ा इस केस पे नजर डालते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। तो इस केस में ये राजस्थान राज्य और एक विशाखा मतलब पे केस लड़ा गया था। तो इसमें थी एक कार्यकर्ता थी भंवरी देवी जो बाल विवाह रोकने का कार्य करती थी। वो राजस्थान के एक गांव में शादी हो रहा था, तो वहां पे वो एक नवजात शिशु बच्ची की शादी हो रही थी, वो वहां पे शादी रुकवाने गई। तो उसके पिता ने उसके पिता का नाम था रामकरण गुज्जर, उसके पिता ने भंवरी देवी के साथ बलात्कार किया।
तो भंवरी देवी उसके बाद और उसके पति के सामने, भंवरी देवी के पति के सामने भंवरी देवी का बलात्कार किया। उसके बाद भंवरी देवी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने गई तो पुलिस ने भंवरी देवी को परेशान किया, उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद दर्ज हुआ भी तो फिर ट्रायल जो कोर्ट है उन्होंने रामकरण गुर्जर को निर्दोष पाते हुए उन्हें दोष मुक्त साबित कर दिया, यानी वो छूट गए। उसके बाद मामला गया था उच्च न्यायालय में। कहाँ गया था? उच्च न्यायालय में मामला गया। फिर वहां से यह विवाद शुरू हुआ। तो उसमें उच्च न्यायालय ने पहली बार यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया था। क्या किया था? आधिकारिक रूप से परिभाषित किया था। ये था पूरा मामला और ये केस हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था? क्या है कि निम्नलिखित में से पहली बार किस वाद में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था? तो पहला ऑप्शन ए है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी अरोड़ा सांबा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अरोड़ा सांबा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था। ये केस कब हुआ था? 2011 में ये केस आया था। और लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय ये दिया था कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के लिए उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया तथा लिविंग बिल को मंजूरी दे दी थी। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस बात का निर्णय सजाया फत्ता विधायिका सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। दूसरा है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया था। तो नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? आप ऑप्शन सही आंसर करने का प्रयास करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि केवल 1 कि इस वाद में निर्णय सजायाफ्ता विधायिका सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। लिली थॉमस जो केस था वो 10 जुलाई में मतलब 2013 में हुआ था। 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद में कहा गया कि एक सांसद या विधायक जो किसी अपराध के लिए दोषी माना जाता है उसे कम से कम 2 वर्ष का 2 वर्ष का कारावास होगा तथा अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए है कि इस वाद में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। दूसरा कथन है कि इस वाद की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि निजता एक इलीट अवधारणा है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि 1 और 2 दोनों सही है कि इसमें इस वाद में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया तथा इस वाद की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि निजता एक इलीट अवधारणा है। ये केस कब हुआ था? ये केस हुआ था 2017 में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सबरीमाला मंदिर प्रवेश, ऑप्शन बी है आधार को पैन कार्ड से जोड़ना, ऑप्शन सी है समलैंगिकता, ऑप्शन डी है पदोन्नति में SC ST के आरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप चारों ऑप्शन में आंसर करने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, समलैंगिकता। ये केस हुआ था कब? 2018 में हुआ था। इस मामले में IPC की धारा 377 को अवैध ठहराना था या समलैंगिकता को वैधता प्रदान करना था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, तथा आपके ग्रुप में जितने भी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। पहला है राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। नीचे 4 कोड दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इन चारों ऑप्शन में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 3 सही है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट ये तीनों चीजें हैं कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एवं संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो नीचे 3 दिया है कि पहला है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, दूसरा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, तीसरा है किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन। नीचे 4 कोड दिए हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो आप इन चारों को ध्यान में रखते हुए कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को ये तीनों अधिकार प्रदान करता है, जिसमें है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है भारतीय संसद, और किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है, तथा किसी राज्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। उसमें कम ज्यादा या जोड़ना चाहे या घटाना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। नीचे चार राज्य दिए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, चौथा आंध्र प्रदेश। माफ कीजिएगा, यहाँ बांद्रा है, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तथा पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में। तो इस वर्ष के अनुसार हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी कि 2, 4, 1, 3। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 भारतीय संविधान के भाग को सूची 2 विषय से सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो हम सुमेलित करेंगे इसमें। तो चलिए सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ए है भाग 1 सुमेलित है संघ और उसके क्षेत्र से, तथा भाग 2 सुमेलित है नागरिकता से, तथा भाग 3 सुमेलित है मूलभूत अधिकार से, तथा भाग 4 सुमेलित है राज्य के नीति निदेशक तत्व। यानी भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र
का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का उद्बोधन किया गया है, भाग 3 में मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। नीचे दिया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो नीचे दिया है ऑप्शन ए केवल 1 सुमेलित है, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3 सुमेलित है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सही है, आप उसको सही आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि 1 और 3, यानी अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तथा अनुच्छेद 7 में भी कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 6 जो दिया है कि भारत में रहने वाले भारतीय, तो ये गलत है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाना। क्या अधिकार दिया जाना। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। पहला है केंद्रीय विधायिका द्वारा, दूसरा है राज्य विधायिका द्वारा। नीचे 4 कूट दिए हैं, तो इसमें है कि केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, केवल 1, यानी केंद्रीय विधायिका द्वारा ही भारत में नागरिकता का अधिकार विधि विनिमय द्वारा किया जाता है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें अतिरिक्त ज्ञान जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 में किसमें आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाना बताया गया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है किसके आधार पर। ये चारों नीचे आधार दिए हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश क्रम के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर। नीचे 4 कूट दिए हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 के आधार पर, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4 के आधार पर, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 के आधार पर, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4 के आधार पर। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ये हम जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिलती है, वंश क्रम के आधार पर भी, पंजीकरण के आधार पर भी तथा देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। ठीक, तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किसमें, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों को पूरा करता है। नीचे दिया हुआ है कि पहला कथन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष पहले भारत में रह चुका हो। दूसरा कथन है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो आप इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों कि पंजीकरण के आधार पे भारत में नागरिकता ये दोनों कथन के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। नीचे 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है उसने संविधान का अपमान किया हो, उसने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, वह 5 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा हो। नीचे दिया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 सही है केवल, और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि जो भारतीय नागरिक यानी नागरिकता समाप्त कर सकती है भारत सरकार जो भारत संविधान का अपमान करे तथा जो धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त करे। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए निम्नलिखित में से किन समुदायों को विशेष छूट प्रदान करता है। 4 समुदाय नीचे दिए हैं। पहला समुदाय है बौद्ध समुदाय, दूसरा है जैन समुदाय, तीसरा है पारसी समुदाय, यहाँ गलत लिखा हुआ, यहाँ पारसी होगा, पारमी लिखा हुआ है, चौथा है ईसाई समुदाय। नीचे 4 कोड दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1, 2, 3, 4। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई जिसे हम कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्हें भारत के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा कथन है इन्हें भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है कि इन्हें भारत के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, और जो ऑप्शन 2 है ये गलत है। इसमें एनआरआई को भी मतदान का अधिकार प्राप्त है। क्या है, मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो अपने हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था। नीचे 4 कथन दिया है। पहला है न्यायमूर्ति फजल अली, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, तीसरा है पोट्टी श्री रामलू, चौथा है के.एम. पाड़िक्कर। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल 1, 2 और 4 यानी न्यायमूर्ति फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू तथा लास्ट में के.एम. पाड़िक्कर 1953 में गठित प्रथम राज्य पुनर् आयोग के सदस्य थे। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। और उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तब तक चलते हैं, बाय, गुड नाइट। आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।